कच्चे आम वाली चुड़ैल। ये कहानी रायपुर स्टेशन की है, जहां रात के समय चारों तरफ काफी सन्नाटा हुआ करता था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। तभी उस स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें शादीशुदा सवार एक जोड़ा खिड़की से बाहर देखता है कि कच्चे आम की टोकरी लिए एक सुंदर औरत घूंघट में कच्चे आम बेच रही होती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे खट्टे मसालेदार आम। जिसे देखकर राधिका अपने पति वैभव से कहती है, सुनो जी, मेरा कच्चा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए उससे कच्चे आम खरीद कर ला सकते हो? अभी कोई वक्त है क्या कच्चे आम खाने का? मैं तुम्हें सुबह खरीद कर ला दूंगा। नहीं जी, मुझे अभी खाना है। मेरा जी कच्चा हो रहा है। अब आप जल्दी से कच्चे आम ला दीजिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए कच्चा आम ला देता हूँ। इतना बोलकर वैभव ट्रेन से नीचे उतरता है और उस कच्चे आम वाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कच्चे आम वाली औरत वैभव को देखकर आगे सुनसान जगह पर जाने लगती है, जिसे देख वैभव बोलता है, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे तुम्हारे कच्चे आम खरीदने हैं। वैभव की आवाज सुनकर औरत रुक जाती है और घूंघट उठाकर पीछे पलटकर वैभव को देखती है, जिसे देख वैभव बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? कच्चे आम बेचने वाली औरत नहीं हो तुम? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे मार कर खाने वाली हूँ। तेरे जिस्म के हिस्से का कतरा कतरा खून को पीकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर से ये कच्चा आम बेचूंगी। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ तुमसे कच्चे आम खरीदने आया था। वहाँ मेरी पत्नी मेरा ट्रेन में इंतजार कर रही है। जाने दो मुझे यहाँ से। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी जिससे तेरी रूह तक कांप जाएगी। इस स्टेशन पर उतरने वाला हर एक इंसान मेरा शिकार है और कोई भी मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा और इस स्टेशन पर मेरा ही आतंक कायम रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वैभव चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी जान नहीं बख्शती और उसे मार कर खा जाती है। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल एक इंसानी रूप में बदल जाती है और वो अपने सिर के ऊपर कच्चे आम की टोकरी उठाकर गांव की तरफ जाती है और आवाज लगाते हुए आम बेचने लगती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे ताजे मसालेदार आम। उसकी आवाज सुनकर गांव के बहुत सारे लोग उसके आम खरीदने आ जाते हैं। आम बेचते हुए उसे सुबह से रात हो जाती है, जिसके बाद वो दौड़कर स्टेशन पर जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और फिर से एक नई शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उस स्टेशन पर एक माँ और बेटा दिखता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, वाह क्या बात है, आज एक साथ दो इंसानों का शिकार करने का मौका मिला है। उसी वक्त हर्ष अपनी माँ सरिता से बोलता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज आप मुझे खाने को कुछ खिला दो ना। बेटा हर्ष, इतनी रात में यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, सभी दुकानें बंद हैं। तू सुबह तक इंतजार कर ले, मैं तुझे सुबह सुबह बहुत सारा खाने का सामान दिलाऊंगी। तभी हर्ष की नजर कच्चे आम बेचने वाली औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे यही कच्चे आम दिला दो। ठीक है, दिला देती हूँ। इतना बोलकर सरिता उस कच्चे आम बेचने वाली औरत के पास जाती है। तभी वो अपना घूंघट उठाती है, जिसे देख सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोलती है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, कोई बचाओ हमें, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों माँ बेटे को मार डालेगी। यहाँ इतनी रात में कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा, बेवकूफ औरत। अब तू और तेरा बेटा मेरे हाथों मारे जाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद चुड़ैल सरिता और उसके बेटे पर हमला कर देती है, लेकिन उस हमले से चुड़ैल को ही चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी चुड़ैल सरिता से पूछती है, आखिर मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम में ऐसी क्या शक्ति है जिससे मेरा वार मुझ पर ही भारी पड़ रहा है और उल्टा मुझे ही चोट लग रही है? क्योंकि हम माँ बेटे देवी माँ के दर्शन करके लौट रहे हैं और मेरे हाथों में ये देवी माँ की तिलस्मी मूर्ति है, जिसकी शक्ति की वजह से तुम हमें मार नहीं पा रही हो। लेकिन है चुड़ैल,
आखिर तू हमें मारना क्यों चाहती है और तू चुड़ैल कैसे बनी? अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरा नाम गीता था और तुम्हारे बेटे की तरह ही मेरा एक छोटा बेटा राजू था। मैं इस स्टेशन पर कच्चे आम बेचने का काम किया करती थी और मेरा बेटा भी इस काम में मेरी मदद किया करता था। एक दिन की बात है, मेरा बेटा मुझसे बोलता है, माँ, मुझे वो खिलौना लेना है, क्या आप मुझे दिला दोगी? हाँ, क्यों नहीं बेटा, एक तू ही तो मेरा सहारा है और फिर तेरे सपने पूरे नहीं करूंगी तो किसके करूंगी? इतना बोलकर गीता अपना बटुआ निकालती है और अपने बेटे को पैसे देने लगती है। तभी स्टेशन पर 4 गुंडे आ जाते हैं और उनकी नजर गीता के बटुए पर पड़ती है, जिसे देखकर उनमें से एक गुंडा बोलता है, अरे राका, जरा उस औरत को तो देख, उसके पास कितने सारे पैसे हैं। चल सबसे पहले उसी पर हाथ साफ करते हैं। हाँ, तू सही कह रहा है, चल चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों गुंडे और उसके साथी गीता के पास जाते हैं और उसका बटुआ छीनने लगते हैं। तभी गीता उन गुंडों से बोलती है, भगवान के लिए मेरे पैसे मत छीनो, मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं जिससे मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। जैसा तुझे अपने घर का खर्चा चलाना है वैसा हमें भी अपने घर का खर्चा चलाना है। अब चुपचाप से ये पैसे हमें दे दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। नहीं, मैं ये पैसे तुझे इतनी आसानी से नहीं दूंगी। गीता की ये बात सुनकर सभी गुंडे गीता से जबरदस्ती पैसे छीनने लगते हैं। गीता भी अपने पैसों को बचाने लगती है कि तभी गुस्से में आकर राका गीता और उसके बेटे का चाकू से गला काट देता है और उनकी लाश को उसी रेलवे ट्रैक पर फेंककर वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और तभी से मैं अपनी और अपने बेटे राजू की मौत का बदला लोगों को मार कर ले रही, क्योंकि यहाँ खड़े किसी भी इंसान ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की थी और उन गुंडों ने हम दोनों माँ बेटे को बेरहमी से मार डाला था। अगर ये लोग हमारी मदद करते तो शायद आज हम भी इस दुनिया में जिंदा होते। मैं मानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुम बदले की भावना में गलत कर रही हो। अब तुम इन मासूम लोगों को मत मारो और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। उनके कर्मों की सजा खुद उन्हें भगवान देगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों से अपनी मौत का बदला लूंगी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति से जलाकर भस्म कर दूंगी। सरिता की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में आकर एक बार फिर से सरिता पर हमला कर देती है और तभी देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति से रोशनी निकलती है और उस रोशनी से चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। जिसके बाद उस स्टेशन से चुड़ैल का प्रकोप खत्म हो जाता है और दोनों माँ बेटा सुरक्षित अपने घर पहुँच जाते हैं। आय हाय, छी छी छी, इन इंसानों ने भी मेरे इस टॉयलेट को कितना गंदा कर दिया है। मन तो करता है बंदर के जैसे मार मार कर इनका पिछवाड़ा लाल कर दूं। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी एक लोटा लेकर उस टॉयलेट में गाना गाते हुए आ रहा था। आज से तेरा टॉयलेट मेरा हो गया, आज से मेरा घर तेरा हो गया। उसे देखकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो एक मुर्गा और आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगी। इन इंसानों ने मेरे इस टॉयलेट को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इनको मैं यहाँ पर पॉटी करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि ये इनके बाप का माल है। मुझे पता है ये मेरे टॉयलेट को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस टॉयलेट के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और तभी वो आदमी लोटा लेकर उस टॉयलेट के अंदर चला जाता है और पॉटी करने लगता है। पॉटी करने के बाद जब वो टॉयलेट के फ्लश को नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जैसे वो आदमी टॉयलेट का दरवाजा खोलता है कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन है रे? हमका इस तरह डराए रहा है, कौन है? तुम्हारी मौत तो का आवाज लगाए रही है, काहे कि तू यहाँ पर पॉटी करके जा रहा है, लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया। यही खातिर तो का अब हम मौत के घाट उतार दे।
इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी के सामने भयंकर रूप में प्रकट हो जाती है और उसको अपनी भूतिया शक्ति से टॉयलेट के होल में खींच कर ले जाती है। उस आदमी का लोटा टॉयलेट के बाहर गिर जाता है और वो आदमी उस टॉयलेट के अंदर गिरकर मर जाता है। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रात के समय जो भी इस टॉयलेट में शौच करने आएगा, मैं उसको इस टॉयलेट में जिंदा दफन कर दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल अपने आप गायब हो जाती है और अगली सुबह उस आदमी की पत्नी रेखा हर जगह अपने पति को ढूंढती हुई रोते हुए सभी का दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, भीमा भैया, आपने मेरे पति को कहीं देखा है क्या? वो रात से ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं बहन, मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा। रेखा रोते हुए उस टॉयलेट के पास जा पहुंचती है जहां वो अपने पति का लोटा टॉयलेट के बाहर गिरा हुआ देखती है। वो ये देखकर रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आखिर मेरे पति को इस चुड़ैल ने मार दिया। भगवान जाने इस चुड़ैल का हम लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो ये हम सभी को इस तरह भयानक मौत दे रही है। रेखा उस टॉयलेट के पास ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और इस तरह रात हो गई और रेखा की आंख लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल एक बार फिर हंसते हुए उस टॉयलेट के होल में से बाहर निकलती है और बोलती है, आज एक बार फिर मैं इस टॉयलेट में किसी न किसी इंसान को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर रेखा की आंखें खुल जाती हैं। वो टॉयलेट के अंदर जाने के लिए टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोलती है वैसे ही वो वहां खुद के सामने एक भयानक चुड़ैल को पाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर रोते हुए कहती है, अच्छा, तो तू ही वो चुड़ैल है जिसने मेरे पति को मार डाला। तूने मेरे पति को मार दिया है। इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। तूने तो वो भी मुझसे छीन लिया। तो मुझे क्यों जिंदा रखा है तूने? तुम मुझे भी मार दे। ठीक है, मैं तुझे तेरे पति के पास अवश्य पहुंचाऊंगी। मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल एक बार फिर रेखा को हवा में उड़ा देती है और टॉयलेट के होल में खींचकर ले जाती है। इस तरह अब रेखा भी अपने पति के जैसे मर जाती है। गांव में अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे थे। दिन में अगर कोई उसे टॉयलेट में टॉयलेट करने आता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय अगर कोई टॉयलेट करने के लिए जाता तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसलिए रात के समय लोगों ने टॉयलेट जाना ही बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह रात के समय अगर किसी को इमरजेंसी होती तो वो उसी टॉयलेट में जाया करता, क्योंकि उस गांव में एक ही टॉयलेट था। धीरे धीरे अब गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, हमारे गांव में अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो अब बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया है। इस चुड़ैल का राज हमें पता लगाना ही होगा। हमें इस चुड़ैल से एक बार बात करनी ही होगी। परंतु मुखिया जी, हम इस चुड़ैल से बात कैसे करेंगे? मैंने तो सुना है रात के समय कोई भी उस टॉयलेट के पास भटकता है तो वो चुड़ैल उसे टॉयलेट के अंदर घसीट कर ले जाती है और उसे मार देती है। लेकिन अगर हमने अपनी मौत का खौफ उस चुड़ैल के सामने दिखाया तो वो चुड़ैल एक ना एक दिन हमारे पूरे गांव को खाली कर देगी। उस चुड़ैल के साए से हमें मुक्ति पानी ही होगी। सभी गांव वाले मुखिया की बात से सहमत होते हैं और मुखिया के साथ रात के समय उस टॉयलेट के पास चले जाते हैं, जहां मुखिया लोटा लेकर उस टॉयलेट को एक बार फिर खोलता है। और जैसे ही मुखिया टॉयलेट का दरवाजा खोलता है कि तभी उसके सामने एक भयानक खौफनाक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल मुखिया से बोलती है, आज मुखिया तू भी मेरे पास आ जा। तू क्या, यहाँ जो भी तेरे पीछे पीछे है पूरा गांव आया है, उन सभी को अपने साथ बुला ले। चुड़ैल की ये बात सुनकर मुखिया हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है, अरे इस चुड़ैल को कैसे पता चला कि मैं पूरे गांव वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? मुखिया, मुझे तो ये बात भी पता है कि तू इन सभी गांव वालों के साथ मेरा राज पता करने आया है। तू मुझसे मेरा सच पूछेगा? अरे ये मेरे मन की बात कैसे सुन ले रही है? मुखिया, मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। मैं तेरे मन की क्या, मैं इस पूरे गांव के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बता सकती हूँ। तुझे क्या लगा तू यहाँ पर अनजान बनकर आएगा और मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? तुझे मेरा सच जानना है ना? तो सुन, कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम रागिनी था और मैं एक टॉयलेट साफ करने वाली महिला थी।
सभी लोग मुझसे घिन किया करते थे क्योंकि मैं एक टॉयलेट साफ करने वाली महिला थी। मैं दिन भर काम करके इधर से उधर भटकती और जब रात के समय अपने घर आती तब मुझे ये गांव वाले बोलते, छी छी छी, देखो तो कितनी गंदी महिला आ गई है। ये तो लोगों की पॉटी साफ करती है। छी, इसके हाथ से तो कुछ खाना पीना भी दुश्वार है। पता नहीं ये खुद के हाथ से खाना कैसे खा लेती है। भैया, यहाँ पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है। अगर आप कोई काम करते हैं और अगर आपको कोई इस तरह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? उसकी बातों का जवाब वो नहीं देता और इस तरह रागिनी वहाँ से चली जाती है। उस आदमी को अपनी इंसल्ट फील होती है और रात के समय वो आदमी रागिनी के घर में आता है और तकिए से उसका मुंह दबा देता है। सांस न लेने की वजह से रागिनी अब अपना दम तोड़ देती है। उसको मरा हुआ देख वो आदमी उसे उठाकर उस टॉयलेट में ले जाता है और उसे टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये टॉयलेट मेरा घर बन चुका है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के समय इधर जो भी गंद मचा कर जाता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर किसी को इस तरह नहीं मार सकती। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुझे मंजूर है? मुझे तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2 शर्त मंजूर है, क्योंकि मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी सारी शर्तों को भी पूरा कर सकता हूँ। मैं तभी जाऊंगी जब तुम सभी गांव वाले इस शौचालय को साफ रखोगे। जिस दिन मुझे ये शौचालय गंदा दिखा उस दिन मैं यहाँ पर आकर एक बार फिर मौत का तांडव मचा दूंगी। चुड़ैल ये बोल ही रही थी कि तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और मुखिया के साथ साथ गांव वाले भी चुड़ैल की बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले अब उस टॉयलेट को एकदम साफ सुथरा रखने लगते हैं और खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह अब उस गांव में रात के समय ना तो किसी की मौत हुई और ना ही वो चुड़ैल किसी को नजर आई। एक काली गुफा में 3 चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं। बाप रे, इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी उस गुफा के सामने से 2 लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती है। अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ, हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहां अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर 3 भयानक खूंखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख कि वो 2 आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है। ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा। आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाएं। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती हैं और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहां वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी 3 लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा, हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ 3 भयानक चुड़ैल रहती हैं? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहाँ कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने तो गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है जहां से उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है, जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए 3 पिंजरों को जला देता है। जैसे ही वो पिंजरा जलता है वैसे ही वहां वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ, ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे तुम इंसान होते ही मूर्ख हो, भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे। अरे वाह, आज तो सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं। आज मेरी मोना यहाँ होती तो वो भी इनकी तरह ही देख रही होती। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे से छुपकर गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देख रही होती है कि तभी वहां गांव का मास्टर राकेश बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, अरे ये क्या, इन बच्चों को पढ़ाने वाला एक मर्द है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन बच्चों को किसी मर्द से पढ़ने नहीं दूंगी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल उस टीचर को मारने के लिए उसके पास आती है, जिसके बाद जब बच्चे चुड़ैल को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे उससे दूर भागने लगते हैं। नहीं छोड़ूंगी, मैं इस गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ जो हुआ अब मैं वो किसी के साथ नहीं होने दूंगी। अरे चिंटू भाई, यहाँ पर चुड़ैल आ गई है। अरे अब क्या करें, कहीं चुड़ैल हमें खा ना जाए। अरे चिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चल यहाँ से भाग चलते हैं। ये चुड़ैल तो मास्टर जी के पीछे ही पड़ गई है। चुड़ैल उन बच्चों के टीचर को पकड़ती है और उसे मारकर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सभी बच्चों से चिल्लाकर कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने बाप से तो पढ़ लिए, अब चलो अपनी चुड़ैल माँ से भी पढ़ लो। अरे चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम चिंता मत करो,
मैं तुम सबको बहुत अच्छी पाठशाला पढ़ाऊंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी कि कभी भी भूल नहीं पाओगे। अरे मिंटू, देख, हमारे सामने हमारी मौत खड़ी है। अब अगर तू मेरे साथ यहाँ से भागा नहीं तो ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। चल यार, भाग चलते हैं। चिंटू और मिंटू दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उनकी गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें पकड़कर बैठा लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों से कहती है, अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा ना, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। चिंटू और मिंटू डरकर बाकी बच्चों की तरह सबके साथ बैठ जाते हैं। वहीं चुड़ैल उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद वो चुड़ैल सभी बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ जंगल की एक गुफा में ले जाती है। आज से तुम मेरे बच्चे हो। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। वहीं अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग चौपाल पर बच्चों के टीचर की लाश देखते हैं तो गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव से सभी बच्चे भी गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इस चुड़ैल का तो आतंक खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर ये चुड़ैल क्या चाहती है और कहां से आई है? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस गांव में कोई टीचर आता है वो चुड़ैल उसे आकर मार देती है और बच्चों को उठाकर अपने साथ गायब हो जाती है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे गांव के कितने बच्चे गायब हो गए हैं। तुम लोग कुछ सोचते क्यों नहीं हो इस बारे में? गांव वालों, ममता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर कोई ऐसे कैसे हमारे बच्चों को ले जा सकता है? चलो बहन, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चलते हैं। उसी समय मुखिया और ममता अपने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शाम होने लगती है वो दोनों बच्चों को ढूंढ नहीं पाते, जिसके बाद वो वापस लौट रहे होते हैं। लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? किसे ढूंढ रहे हो? वो तो मेरे कब्जे में है। तुम उसे कैसे छुड़वाओगे? चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे और गांव के सभी बच्चों को छोड़ दे। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? देख चुड़ैल, तू ये सब ठीक नहीं कर रही। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुपचाप बच्चों को हमारे हवाले कर दे। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो बच्चे मेरे हैं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। तभी वहां पर गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मशाल की आग को देखकर चुड़ैल गांव वालों से कहती है, गाँव वालों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों का कभी भी पता नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि वो वहीं सड़ कर मर जाएं। चुड़ैल की ये बात सुनकर मुखिया और गांव के सभी लोगों को अचंभित वो कर देती है, जिसके बाद मुखिया चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल, आखिर तू क्या चाहती है? जब देखो हमारे गांव के किसी भी टीचर को मार देती है। हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे कैसे और आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं हूँ ना इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे दुष्ट चुड़ैल, तू ये कैसी बात कर रही है? बच्चे तो तुझसे डरते हैं, कोई तेरे करीब भी नहीं आएगा, तू उन्हें पढ़ा नहीं पाएगी। मुखिया कई बार समझाता है, लेकिन चुड़ैल को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर हो जाती है। ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव की टीचर थी। मेरा नाम नैना था। वहीं दूसरी तरफ मेरा पति भी हेडमास्टर था और बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के समय उन्हें बहुत मारा भी करता था। हमारी एक फूल सी बेटी थी, वो दिमाग से थोड़ी कमजोर थी। मैं उसे बहुत ही प्यार से पढ़ाया करती थी और जब भी मेरे पति मेरी बेटी को पढ़ाया करते थे तो उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाया करता था। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने मेरी एक नहीं सुनी और एक दिन जब मैं घर पर नहीं थी उसने मेरी बेटी को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसका पढ़ाया
वो मेरी बेटी के दिमाग में नहीं आ रहा था और वो बार बार बोलती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मेरी बेटी को मारना शुरू किया। मेरी बेटी बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वो मेरे पति की मार सहन नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से चल बसी। और मेरी बेटी के मरने के गम में मैं भी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से मुझे मर्द जात से बहुत नफरत है। जब भी मैं किसी मर्द को देखती हूँ तो उसे मारकर उसका खून पीने का मन करता है। देख चुड़ैल, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तेरे पति ने जो तेरे और तेरी बेटी के साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और सुन, अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जा, नहीं तो इन गांव वालों के साथ तू भी मारा जाएगा। तांत्रिक कई बार चुड़ैल को समझाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा शिव जी के रात का समय था। रात ज्यादा होने के कारण रोड पर कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आती है और खुद से बोलती है, मैं इस गांव वालों को अब नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों ने मुझे बेरहमी से मार दिया था, उसी तरह मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मेरी मौत हुई है उसी तरह मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। वो चुड़ैल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का अपने घर जा रहा था। उसे देखकर वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और उस लड़के के सामने आकर उसके लिए गाना गाती है। कितनी सावन बरस गई, मेरे प्यासे नैना तरस गई, मैं तेरी बिरहा हूँ सजना, मुझको पहना दे तू कंगना। उस लड़की को देखकर वो लड़का रुक जाता है और उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो जाता है। वो लड़की गाना गाते हुए पहाड़ों के रास्ते निकल जाती है और उसी के पीछे पीछे वो आदमी भी पहाड़ी पर चलने लगता है। वो लड़की आगे आगे जाती है और लड़का पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ पर एक घर में चले जाते हैं। उस घर में जाने के बाद चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करके अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद दरवाजे की आवाज से आदमी का सम्मोहन टूट जाता है, जहां वो खुद को एक घर में पाता है और उसके सामने एक सुंदर सी लड़की थी। उस लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर लड़का उससे पूछता है, ये मैं कहाँ आ गया? क्या आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती हैं? लड़की उसका जवाब नहीं देती और एक बार फिर गाना गाते हुए कहती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो किसको खबर, अनजान है कोई। उस लड़की का ये गाना सुनकर वो लड़का उससे एक बार फिर बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं आपसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखों को लाल कर लेती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और हंसते हुए उस लड़के से बोलती है, यहाँ पर आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का नहीं। मैं अपनी मौत का बदला तुम सभी गांव वालों से लूंगी। अब तुम लोग नहीं बचोगे। जिस तरह मैं मरी हूँ ठीक उसी तरह तुम भी मरोगे। इतना कहकर चुड़ैल अपनी एक उंगली घुमाती है और उसकी उंगली से जादू होते हुए वो आदमी हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो आदमी हवा में उड़ता है कि तभी चुड़ैल अपनी लंबी जुबान करके उस आदमी को जिंदा निगल जाती है और हंसते हुए एक बार फिर बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ। मैं इस गांव के एक एक इंसान को चुन चुन कर मारूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अब वो चुड़ैल हर रात उस गांव में एक सुंदर लड़की बनकर आती है और किसी न किसी इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने पहाड़ी वाले घर पर ले जाती है और उसे अपनी लंबी जीभ करके जिंदा निकल जाती है। अब उस गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए और आपस में बात करके सभी गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और तभी गांव वालों में से एक लड़का जिसका नाम विजय था वो अपने मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, हमारे गांव में आए दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है। अब तो हमारे गांव में लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है।
हमें इसके पीछे का राज पता लगाना होगा कि हमारे आखिर गांव में लोगों को कौन गायब कर रहा है। लेकिन विजय, हम ये कैसे पता लगाएंगे? आज रात कोई भी नहीं सोएगा और सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देखेंगे कि आखिर हमारे गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं। विजय की बात से सभी सहमत होते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। इस तरह सभी गांव वाले अपने घर में छुपकर खिड़की से अपने गांव की तरफ नजर रखे हुए थे कि तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और अपने शिकार को ढूंढने लगती है। वो आसमान में उड़ ही रही थी कि तभी उसको मीना नाम की एक औरत पानी भरते हुए दिख जाती है। वो चुड़ैल उसके बालों को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए पहाड़ों के रास्ते जाने लगती है। सभी गांव वाले दौड़ते हुए चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं, जहां वो उसका पीछा करते करते पहाड़ी वाले घर में पहुंच जाते हैं और उस घर का विजय दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां गांव वालों के साथ साथ विजय देखता है कि एक भयानक चुड़ैल मीना की गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटकाए हुए है। ये देखकर विजय गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और मेरे गांव वालों को इस तरह क्यों मार रही हो? विजय मेरे बच्चे, तू यहाँ से चले जा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए तू मेरे रास्ते मत आ। चुड़ैल की ये बात सुनकर विजय हक्का बक्का रह जाता है और वो उससे पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? आखिर कौन हो तुम? तू अपनी माँ को कैसे भूल सकता है विजय? माँ, ये आप हो? मैंने तो सुना था कि आप जेल के अंदर हो, लेकिन आप तो इस हालत में। माँ, आपकी ये हालत किसने की है? बेटा, आज से 3 साल पहले की बात है। मुझे दमा की बीमारी हो चुकी थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझ पर तरस न दिखाकर मुझे आए दिन ताने मार कर जाते थे। खासकर ये मुखिया। मैं बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन इस बेशर्म के अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो आकर मुझे एक गिलास पानी दे जाए। वो जब भी आता तो मुझसे बोलता, कैसी औरत है रे? एक तो तूने अपने बेटे को शहर में भेज रखा है और यहाँ पर पता नहीं कैसे बीमार पड़ी हुई है। तेरी वजह से हम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। तेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बीमार हूँ, लेकिन तू तो बिल्कुल सही है ना। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि तू मुझे एक गिलास पानी भी पूछ सके। उसकी बातों का जवाब मुखिया नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। और थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों के साथ पार्वती के घर आता है और उसे धक्के मारकर गांव से निकाल देता है। बेचारी पार्वती बीमारी की हालत में रोते हुए इधर उधर भटक रही थी। भटकते भटकते वो एक पहाड़ी पर चली जाती है, जहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में रहने तो लगती है, लेकिन उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। बीमारी के कारण वो उस घर में पड़ी पड़ी सड़कर मर जाती है। तू ही बता, इन सभी गांव वालों ने मुझे इस तरह मार दिया, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूं बेटा? माँ, हाँ मैं मानता हूँ सभी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इन लोगों ने आपको गांव से इसलिए निकाला था क्योंकि आपकी बीमारी गांव में फैल रही थी। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इन सभी गांव वालों को छोड़ दो। पहले लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप जिस तरह से इतने दर्द से गुजरी हैं, वही दर्द आप इन गांव वालों को क्यों दे रही हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन सभी को छोड़ दीजिए। अपने बेटे को इस तरह रोता हुआ देख चुड़ैल की ममता जाग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त अपने बेटे को बोलती है, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन अगर इस गांव में दोबारा किसी औरत या किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ तो मैं वापस आऊंगी और यहाँ पर तहलका मचा दूंगी। इस तरह वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब वो गांव चुड़ैल से मुक्त हो चुका था और अब खुशी से हर कोई वहाँ साथ रहने लगा था।